नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन और एग्री बुलेटिन्स में। आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कुछ स्टैटिस्टिक्स जो कि रीसेंट डेटा पर आधारित हैं, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत अपनी वैश्विक पहचान किस स्तर पर रखता है अलग अलग फसलों के उत्पादन में। और ये भी हम साझा करने वाले हैं कि भारतीय सरकार के द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हमारे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं अलग अलग स्तर पर, जैसे फसल की बिजाई से लेके उसकी कटाई और उसके बाद उसको बेचने के लिए मार्केटिंग में भी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और उससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो ये पूरा सेशन जो है वो रिसेंट करंट अपडेट्स के आधार पर रहेगा, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा संसद के अंदर अभी साझे किए गए थे। उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं आपके साथ ये सेशन जो है वो आपका कंडक्ट करने वाला हूं। लेकिन अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस, एएफओ, एडीओ, नाबार्ड, या आप यूपी एजीटीए, इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो करंट अफेयर के स्टैटिस्टिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए ये सेशन बहुत जरूरी होने वाला है। इसके अलावा अगर आप आईसीआर, एसआरएफ, जेआरएफ उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेशंस हम लगातार आपके साथ लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका बिना समय गवाए हुए, तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ की हाईलाइट या ये कह सकते हो कुछ डेटा आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि रिसेंट अगर हम 2024-25 के कुछ आंकड़ों की देखें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 2024-25 के अनुसार 357.73 मिलियन मैट्रिक टन रहा है। और वहीं अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 362 मिलियन टन रहा है, जो कि अब ये आंकड़ा दर्शाता है कि हम पिछले सालों के मुकाबले अब हाई वैल्यू जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर, खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वीट और राइस जैसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत अधिक बढ़ा। अब जैसे हम यहां पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको राइस और वीट का नजर आएगा, और ये 2024-25 के आंकड़े हैं जो कि फाइनल अपडेट्स के आधार पर है। और उसके बाद पल्सेस और मिलेट्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हमारे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, लेकिन हमारे सीरियल्स के अंदर या पल्सेस और मिलेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें पल्सेस और मिलेट्स या ऑयलसीड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन के ओवरऑल डेटा में इनका काफी हद तक यहां पर हम सहयोग मान सकते हैं। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है वो हमारे ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मुकाबले काफी अधिक है, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी भारतीय कृषि अब पिछले सालों के मुकाबले हॉर्टिकल्चर जो आपका डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ मूव कर रही है, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2020 के मुकाबले जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था उसके मुकाबले 2025 के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो अमाउंट में बढ़कर 51.1 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। और वहीं अगर हम प्रोसेस्ड फूड के शेयरिंग की बात करेंगे तो लगभग 20.4% हो चुका है, जो कि अपने आप में काफी अधिक है। देखो अब अगर हम पिछले सालों के मुकाबले बात करते हैं तो हमारा ना कि केवल प्रोडक्शन बढ़ा है बल्कि उतना ही शेयर हमने बाहर दूसरे देशों में जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उनको भेजने का भी काम किया है। लेकिन एक बात और यहां पर बताना चाहता हूं कि आज भी हमारा भारतीय कृषि काफी हद तक डिपेंडेंट है हमारे पल्सेस यानी कि दालों के लिए दूसरे देशों से हमारे देश में आयात किया जाता है, और ऑयलसीड के लिए भी हम लोग दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हाँ, हमारे भारतीय सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस और आत्मनिर्भरता इन ऑयलसीड जैसे मिशंस को लॉन्च जरूर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पल्सेस का प्रोडक्शन हम वर्ल्ड में सबसे अधिक करते हैं, कंजप्शन भी सबसे अधिक करते हैं, और इंपोर्ट यानी कि आयात भी सबसे अधिक हमारे भारत के द्वारा किया जाता है। और वहीं अगर हम बजट की बात करें तो भारतीय सरकार के द्वारा जो कृषि के लिए जो बजट दिया जाता है वो 2013-14 में 21,933 करोड़ था, जो कि 2026-27 में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि लगभग यहां पर आपका अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो आपका 6 से 7 गुना बढ़ चुका है। वहीं अगर हम फार्मर्स की सपोर्ट की बात करें तो लगभग आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं जो इंस्टॉलमेंट अभी रिसेंटली पे की गई थी उसके अकॉर्डिंग
1.27 लाख करोड़ रुपीस किसानों को डिसबर्स किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसके अंदर किसानों को 6,000 रुपए प्रति ईयर दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स के माध्यम से। और वहीं अगर हम बात करें तो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि 1.90 लाख करोड़ रुपए सेटलमेंट किए जा चुके हैं, किसानों को डिसबर्स किए जा चुके हैं। अब ये सब चीजें सरकार की द्वारा एक आंकड़ों के रूप में पेश की जा रही है कि किस प्रकार से भारतीय कृषि की जो तस्वीर है वो बदल रही है। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कितने बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अब जैसे हम बात करें यहां पर एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस की, तो वो क्यों है? देखो, आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे कृषि की इतनी अधिक महत्वता क्यों है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत की जो कृषि है वो हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर इकोनॉमिक जो सेक्टर है, इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत की, और हमारे देश के अंदर जो रोजगार की बात करते हैं तो उसमें एक बैकबोन का काम कर रही है एग्रीकल्चर। कैसे? तो देखिए, अब ये सरकार के ही आंकड़े हैं। जीवीए के अंदर आपका 20% का सहयोग है। वहीं अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो आज लगभग ये कह सकते हो 46.1% लोगों को ये आपका एम्प्लॉइज यानी कि रोजगार उपलब्ध करवा रहा है, रोजगार आपका जो है देने के काम कर रहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि लगभग 46% पॉपुलेशन आज हमारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहां से एक और नेगेटिव एस्पेक्ट भी सामने नजर आता है, और वो है कि 40% जनता आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद भी हम लोग 20% ही आपका जीवीए में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा हमें काफी हद तक चौंकाता भी है, और ये नकारात्मक जो है साइन भी देता है। तो हमें यहाँ पर अपना जो जीवीए कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर हमारी ये जो पॉपुलेशन है उसको हमें दूसरे सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो आज के हालात हमारे देश के दिख रहे हैं उससे नहीं लगता कि हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट बहुत जल्दी हो पाएंगे, या दूसरी तरफ यूं भी कह सकते हो कि अगर एग्रीकल्चर से शिफ्ट करेंगे तो बाकी सेक्टर्स के अंदर जो रोजगार के हालात है वो काफी हद तक बदतर नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो केवल सेक्टर नहीं है, भारत की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर हम बात करें तो सामाजिक जो हमारा आर्थिक स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसका एक बैकबोन का काम यहां पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को आपका रोजगार देना, और उसके साथ साथ लगभग 55% पॉपुलेशन को सपोर्ट आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो आज हमारे देश की 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री राशन जो आपका उपलब्ध हो पा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो देखो एवरेज ग्रोथ जो हमारा पिछले 5 साल में देखने को मिला है वो लगभग 4.4% है, और इसके बावजूद कि यहां पर भारत में क्लाइमेट और जो ग्लोबल क्राइसिस जो है वो समय समय पर देखने को मिले हैं। जैसे रिसेंटली अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि पिछले साल भी हमारे देश के किसानों को डीएपी और बाकी जो उर्वरक थे वो उतने जितने की रिक्वायरमेंट थी उपलब्ध नहीं हो पाए, बहुत सारी किल्लतें झेलनी पड़ी, और मौसम की मार तो किसानों के ऊपर हमेशा रहती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही किसानों की जो फसलें, अब गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार हो चुकी थी और उसके ऊपर ओलावृष्टि होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जल भराव की समस्या रही, उसकी वजह से भी फसल का नुकसान लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटकर खड़े रहते हैं, हमेशा इन चुनौतियों का सामना करते हैं और एक अच्छा खासा उत्पादन हमारे देश को प्रोवाइड करवाते हैं, और इसी वजह से आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवा पा रहे हैं। सोचकर देखिए कि ये सारा का सारा राशन अगर विदेश से हमारे देश के अंदर मंगवाना पड़े तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा, और ऊपर से जो रुपीज की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले काफी कम होती नजर आ रही है। ये इनिशियली शायद हमें लगता है कि कोई बड़ा हमारे ऊपर बोझ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे सामने नजर आएगा कि किस प्रकार से चीजें महंगी होती जा रही हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदतर आपको नजर आ सकती है। तो इसको लेकर हमारे भारतीय नेताओं को, या फिर ये कह सकते हो कि जो भी आपके ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनको सोचना चाहिए और आर्थिक समीक्षा करनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे देश की जो करेंसी है उसको हम बचा सकते हैं और कृषि को हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि बिना कृषि के, जिसको हम बैकबोन मानते हैं, उसको बचाए बिना आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करना काफी हद तक नादारद होगा, आपका नामुमकिन हो सकता है। अब बात करते हैं तो सपोर्टेड बाय द इंप्रूव फार्म प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड मोर रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम।
कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने इस प्रकार से बिल्डअप किया है, ये उत्पादन हम लोग बढ़ा पाए और ये जो आपका आज हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं फार्म प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट हुई है। जो हम आज के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट फार्म प्रैक्टिसेस करते हैं, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, उसमें हमने बदलाव देखा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हम लोग कर पाए हैं, बिल्कुल सही बात है। मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा अधिक बढ़ चुका है पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए, लेकिन आज भी हम लोग विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं, तो हमें वो भी डेवलपमेंट करना होगा। और इसके साथ साथ आपका रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब आपका क्लाइमेट के अंदर जो इतने बड़े चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपनी एडवांस वेराइटीज के माध्यम से, एडवांस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से उत्पादन करने में सक्षम हो पा रहे हैं और एक बहुत बड़े सेक्टर को रोजगार भी उपलब्ध करवाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इसमें एडवांसमेंट और इंप्रूवमेंट की जरूरत आपकी बाकी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम की। तो हमारा जो फूड ग्रेन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 357 मिलियन मैट्रिक टन आपका उत्पादन रहा है 2024-25 के अनुसार, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 25.43 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ चुका है। और ये हमारा एक सीधा सीधा साइन यहां पर शो करता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की तरफ। देखो एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एरिया जो है हमारे पास एग्रीकल्चर का लिमिटेड है, अब वो बहुत अधिक नहीं बढ़ सकता है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव आपका नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि पर यूनिट एरिया में हम कितना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं वही हमारे ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। और ये कह सकते हो कि कृषि के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ही एकमात्र आपका साधन है जिससे हम कृषि के माध्यम से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर आपके अच्छे खासे रोजगार के साधन जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। तो मैं यहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है कि प्रोडक्टिविटी के माध्यम से ही हम लोग इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में सक्षम रहे हैं और उसमें यहां पर मेन कंट्रीब्यूशन रहा है बेटर सीड का, यानी कि जो बीज बेहतर उपलब्ध हो पा रहे हैं, गुणवत्ता के अच्छी क्वालिटीज के जो वेराइटीज हैं उनको हम लोग उपलब्ध करवा पा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज को हमने इंप्रूव किया है और इसके साथ साथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपकी टेक्निकल और आपकी जो है साइंटिफिक सपोर्ट किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से हम लोग इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में सक्षम हुए हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो परफॉर्मेंस है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई आपका प्रोडक्शन कितना बड़ा है, तो वो हम बातें ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर प्रोडक्शन देखिए कि किस प्रकार से बढ़ा है। हॉर्टिकल्चर का जो टोटल आउटपुट है वो 362 मिलियन टन है, जो कि आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मुकाबले में अधिक है। 2013-14 में जो हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था वो कुल मिलाकर 280 मिलियन टन था और वहीं 2024-25 में जो 367 मिलियन टन आपका सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो उसके मुकाबले ये कह सकते हो कि 31% हमें ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम फ्रूट, वेजिटेबल और बाकी फसलों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर नजर आएगा आपको वेजिटेबल का और सेकंड नंबर पर फ्रूट्स का, और बाकी जो आपके फ्लोरिकल्चर या ये कह सकते हो स्पाइसेस वगैरह का कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी यहां पर एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आप देखने को मिलेगा इन फसलों के अंदर। अब देखो यहां पर ये एक नजर अगर हम डालें तो इस पे सामने नजर आता है कि भारत जो है वो हमारा स्टेपल फूड क्रॉप से, राइस और व्हीट से हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ मूव कर रहे हैं और इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। हमारी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, यानी कि बाहर भेजने की, निर्यात करने की क्षमता है, वो हम बढ़ा पा रहे हैं। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो हमारे जो कहीं ना कहीं जो स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं या आप ये कह सकते हो उनके अंदर जो मिनरल और न्यूट्रिशन है उसकी मात्रा काफी कम होती है। आवश्यक तत्व जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए वो काफी कम होते हैं, लेकिन वहीं पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ अगर हम अग्रसर होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उससे हमारे जो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के जो लाभ हैं वो ज्यादा उठाए जा सकते हैं। यानी कि ये हॉर्टिकल्चर की तरफ आपका मूव ऑन करना ना कि केवल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा बल्कि उसके साथ साथ हमारे निर्यात को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारा जो डॉलर के अंदर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो इनकम होगी उसको बढ़ाने का काम करेगा और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको भी आपका ये इंक्रीज करने में सहायता कर सकता है। फिर हमारी बारी आती है जी इंडिया की ग्लोबल लेवल पर क्या स्थिति है, यानी कि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपोर्ट है 2020 के अंदर 34.5 बिलियन था, वो आपका 2025 के अंदर बढ़कर 51.1 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है और आपकी करंट एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग 8.2% यहां पर नजर आ रही है। और एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट की बात करें तो
तो लगभग 49.43% है, जो कि आपके टोटल एक्सपोर्ट जो हमारे इंडिया से किया जाता है उसका लगभग 11% है, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। हम यहां पर निर्यात करने में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको काफी हद तक सक्षम हो पा रहे हैं। और वैल्यू एडिशन की बात करें तो इसका मतलब है कि जो हमारे कृषि के उत्पाद बनाए जाते हैं उनको हम और उत्पादों में बदलकर या उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके किस प्रकार से आय अर्जित कर पा रहे हैं। तो यहां पर प्रोसेस्ड जो फूड हम बाहर कंट्रीज में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसका शेयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर 14.9% था, वो बढ़कर आपका 2025 के अंदर 20.4% हो चुका है, जो कि अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ शो करता है। और ये हमारा यहां पर वैल्यू एडिशन और हम लोग कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट की तरफ आपका मूव कर रहे हैं, यानी कि बाकी सेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा यहां पर कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है वो लड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है यहां से नजर आ रहा है। अब बात करें हम एग्रीकल्चर लीडरशिप की अलग अलग फसलों के मुकाबले, तो देखिए राइस और व्हीट का जो प्रोडक्शन हमारा यहां पर बढ़ा है। अब देखो आपको पता होगा इस साल हम लोग राइस के अंदर देखें तो यानी कि चावल उत्पादन में चाइना को क्रॉस कर फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुके हैं। और वहीं पर अगर व्हीट की बात करें तो आज भी हम लोग सेकंड रैंक पर व्हीट प्रोडक्शन में वैश्विक स्तर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो राइस के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर पहुंचे हैं तो उसमें, और व्हीट में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं, तो ये हमारी एक उपलब्धि के साथ साथ कहीं ना कहीं एक हमारी नाकामी भी नजर आती है। देखो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी के मामले में फर्स्ट रैंक पर आना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन हम किस कीमत पर ये आपकी फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं ये हमें देखना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर पंजाब और हरियाणा जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं हमारे चावल के उत्पादन में, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा यहां से सबसे बड़ा प्रिक्योरमेंट जो है यहीं से किया जाता है। ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी और वेस्ट बंगाल नजर आएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब और हरियाणा काफी हद तक बाकी स्टेट्स के मुकाबले, राज्यों के मुकाबले काफी अधिक करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर पंजाब और हरियाणा के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो किस कीमत पर किया जा रहा है। तो देखो चावल का उत्पादन पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर लेवल को डिप्लीशन कर रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल हमारा काफी हद तक नीचे जा चुका है और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तो डिक्रीज हुआ ही हुआ है और उसके साथ प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या हो चुका है, आपका डिप्लीट हो चुका है, कमी आ चुकी है। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने की दौड़ में ये जो हमारा नुकसान है प्राकृतिक संसाधनों का, वो अगर और लंबे समय तक चलता रहा तो हम लोग 2050 या उसके बाद हो सकता है कि एक डेजर्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे और वाटर स्कैर्सिटी कंट्री में आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने समय समय पर आप लोगों के साथ बहुत सारे आंकड़े पेश भी किए हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर पानी की भारी किल्लत नजर आ रही है और अगर ये यूं ही जारी रहती है तो आने वाले समय के अंदर वो दौर दूर नहीं होगा जब हमें पानी को पीने के लिए भी तरसना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है इस चीज को समझने की। और राइस के अंदर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपके यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल है। व्हीट की बात करेंगे तो यूपी, एमपी और पंजाब है। पल्सेस और मिलेट्स की बात करते हैं तो हम लोग पल्सेस के मामले में आज 25.68 मिलियन टन उत्पादन करते हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक है। मिलेट्स की बात करेंगे तो अगेन 18.59 मिलियन टन के साथ हम लोग रैंक फर्स्ट पर अगर कर रहे हैं। और मेजर स्टेट जो पल्सेस और मिलेट्स का उत्पादन करते हैं वो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान है। एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो राइस से हमारा लगभग यूएस डॉलर अगर हम बात करें तो 12.95 यूएस बिलियन डॉलर आपका जो है हम लोग वहां से गेन कर पा रहे हैं, निर्यात कर पा रहे हैं। पल्सेस और मिलेट्स की बात करेंगे तो पल्सेस में 855 मिलियन डॉलर है और वहीं पर आपका मिलेट्स से हम लोग 59.2 मिलियन डॉलर की आय जो है वो अर्जित कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको नजर आएगा। ये आपके प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स है अलग अलग फसलों को लेकर। जैसे अब ग्लोबल रैंकिंग 1 की बात करते हैं तो उसमें मिलेट्स रहेगा, पल्सेस रहेगा, स्पाइसेस रहेगा, कोकोनट रहेगा। इन सभी के अंदर हमारी रैंक फर्स्ट है और उत्पादन आप लोग देख सकते हैं आंकड़े। और वहीं पर राइस के अंदर सेकंड रैंक नहीं है, अभी राइस के अंदर बदलाव होकर हम लोग फर्स्ट रैंक पर पहुंच चुके हैं। व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, शुगरकेन, कॉटन, टी, इन सभी में हम आज चाइना के बाद लगभग सेकंड रैंक पर आते हैं आपके उत्पादन के मामले में। तो आप लोग देख सकते हो जैसे यहां पर फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है 114.51 मिलियन टन है। शुगरकेन की बात करेंगे तो 454.61 मिलियन टन है। कॉटन की बात करेंगे तो 5.05 मिलियन टन है जो कि आपका बेल से कन्वर्ट किया गया है मिलियन टन में। और टी की बात करेंगे तो 1.203 मिलियन टन यहां पर आपका अप्रैल दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा यहां पर आपका पेश किया जा रहा है। अब बात करते
करते हैं हॉर्टिकल्चर और हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर हमारा क्या कंडीशन है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम लोग जो है फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर सेकंड रैंक पर आते हैं और प्रोडक्शन का डेटा आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। और अनियन के अंदर हम लोग फर्स्ट रैंक पर हैं। 25% जो आपका वर्ल्ड का अनियन का यानी कि प्याज का उत्पादन है वो हमारे भारत के द्वारा किया जाता है। और लीडिंग स्टेट जो कि फ्रूट प्रोडक्शन के मामले में और वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में है, तो फ्रूट में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु है, लेकिन वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात है। यानी कि हमारे देश के अंदर लीडिंग स्टेट कौन कौन से हैं जो कि आपके फल और सब्जियों का अधिक उत्पादन करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया की लीडरशिप क्या है हाई वैल्यू क्रॉप्स के अंदर, तो जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि हम लोग अलग अलग फसलों के मामले में फर्स्ट और सेकंड रैंक पर आपका कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उनको उत्पादित करने में या फिर ग्लोबली प्रोड्यूस करने में। तो इंडिया की रैंक जैसे मैंने कहा कि हाई वैल्यू क्रॉप्स या कैश क्रॉप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और एग्रीकल्चर जीडीपी को ये इंक्रीज करता है, हमारी निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट अर्निंग है उसको बढ़ाता है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने के यानी कि ये कह सकते हो कि रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। कंट्री रैंक्स अमंग द टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर अक्रॉस द मल्टीपल कैश क्रॉप्स सपोर्टेड बाय द रीजन स्पेसिफिक कल्टीवेशन पैटर्न एंड एक्सपोर्ट द स्ट्रेंथ। अब देखो यहां पर क्या है कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग जो आपके जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं या फिर हमारे साउथ इंडियन रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन रीजन की बात करते हैं, तो अलग अलग राज्य अलग अलग फसलों में अपना उत्पादन करने में बेहतरीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल पंजाब और हरियाणा ही देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं, बाकी राज्यों का कोई सहयोग नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर यह बात कहना या इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर राज्य का अपना एक अहम कंट्रीब्यूशन है। वहां की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वहां के पास जो संसाधन है, उन संसाधनों के पास जो अवेलेबिलिटी है उनके होते हुए भी उनका एक बेहतरीन सहयोग जो है हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं शुगरकेन का प्रोडक्शन, जो कि मैंने कहा कि 454.61 मिलियन टन है, कॉटन का 5.0 मिलियन टन है और टी 1.203, स्पाइसेस 12 मिलियन मैट्रिक टन जो कि वर्ल्ड लीडर यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और लगभग यहां पर 4.52 बिलियन डॉलर का हम लोग स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड में सबसे अधिक आपका स्पाइसेस का प्रोडक्शन हमारे देश में किया जाता है। और कोकोनट की बात करें तो 21.3 बिलियन नट्स जो है हम लोग यहां पर उत्पादित कर पा रहे हैं रैंक 1 के साथ। और कॉफी की बात करेंगे तो 0.36 मिलियन टन यहां पर, और उसमें से भी 70% आपका जो है कॉफी का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में कर दिया जाता है और यहां से जो अर्निंग है हमारी वो 1.17 बिलियन डॉलर का है, जो कि अपने आप में काफी अधिक है। अब बात करें शुगरकेन प्रोडक्शन में, तो शुगरकेन में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हमारी रैंकिंग जो है वो सेकंड है, प्रोडक्शन का आपको बता दिया। यूपी और महाराष्ट्र इसमें रैंक फर्स्ट पर है। और इसके साथ साथ आपका जो यहां पर शुगरकेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो एक आंकड़ा यहां पर हमें शो करता है कि इससे ना कि केवल शुगर बेस्ड आपकी एग्रो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो रहा है, उनमें आपका फायदा हो रहा है, बल्कि इसके साथ हमारी जो इथेनॉल इकोनॉमी है उसमें भी एक अच्छा खासा सहयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 दिन पहले की न्यूज है, अभी उस न्यूज के अंदर शो किया गया था कि किस प्रकार से अभी भी शुगरकेन के जो किसान हैं जिन्होंने 1 साल पहले गन्ने को मंडियों में डाला, जो अपनी शुगरकेन इंडस्ट्रीज है उनको भेजा था, उनकी पेमेंट अब भी बकाया है। तो ये हमें एक दो राही या ये कह सकते हो दोहरी जो नीति हमें देखने को मिलती है, या ये कह सकते हो कि आंकड़ों में कुछ और दिखाना और किसानों के लिए उसका एक्चुअल सहयोग नहीं मिल पाना, वो एक बड़ी यहां पर जो है हमारे लिए मुश्किल में डाल देता है कि यार इन आंकड़ों को केवल हमें पढ़ने के लिए ही याद रखना है या फिर वाकई में जमीनी स्तर पर भी कोई काम हो रहा है। क्योंकि यार इस प्रकार की चीजें ना बड़ी विचलित करती हैं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि इस करंट अफेयर सेशन में मुझे केवल करंट के अपडेटा की बात करनी चाहिए, इनके आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इनकी जो रियलिटी है वो कई बार काफी अलग नजर आती है। क्योंकि ये आंकड़े तो हमारे पास जरूर है कि प्रोडक्शन इतना हुआ, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया, लेकिन फिर भी हमारे देश के किसानों की आय उतनी क्यों नहीं बढ़ पा रही है? हमारे देश के किसान जो है वो उतने सर्वगुण संपन्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों उनके पास जो है आपकी समृद्धि की बात करें या फिर उनकी आय की बात करें, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, उनकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो वो मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है? इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। इसकी आर्थिक समीक्षा हमारे देश के नेताओं को और जो उच्च अधिकारी हैं उनको करनी ही पड़ेगी, ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर वो और अधिक ना बढ़े। कॉटन सेक्टर की बात करें तो अगेन यहां पर कॉटन में हम लोग वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर हैं 5.05 मिलियन टन के साथ 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, और लीडिंग स्टेट्स इसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात है। एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक हमारा यूएस डॉलर लगभग 31.31 बिलियन डॉलर में हमारा जो है एक्सपोर्ट रहा है, जो कि अपने आप में काफी अधिक है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक भारतीय सरकार के द्वारा कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0 की गई, जिसकी वजह से कॉटन के किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। उनको अपनी फसल को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा आपका दिया गया था उससे भी कम दर पर अपनी फसल को बेचना पड़ा, जो कि अपने आप में काफी यहां पर नकारात्मक एक साइन
साइन जो है हमारे देश के अंदर मिलता है, क्योंकि कॉटन एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आपकी डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अगर इस प्रकार से प्राइस आपका डिक्रीज होता है, ऊपर से फसल का उत्पादन भी कम हो रहा है, क्योंकि अगेन यहां पर जो बोलवर्म का अटैक है वो काफी अधिक देखने को मिल रहा है, कभी व्हाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से फसलों के उत्पादन में भी गिरावट है और ऊपर से मूल्य भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक किसानों के लिए बड़ी समस्या यहां पर नजर आती है। तो इसलिए जरूरी है कि इसकी जो है यहां पर आने वाले समय के अंदर जो मार्केटिंग चैलेंजेस है हमारे देश में वो क्यों हो रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग लगातार जीरो क्यों करते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी भारतीय सरकार के द्वारा कहा गया कि हम लोग जो है आपका यूएसए के साथ कोई एग्रीकल्चर डील के अंदर कोई भी हम लोग जो है साइन नहीं करने वाले, लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता होगा दालों को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। अगेन यहां पर हमारे देश के जो किसान अभी फसलों के अंदर अपने दालों को लेकर आने वाले हैं उनका दाम शायद उनको उतना ना मिले। हाँ, जरूर ये बात है कि भारतीय सरकार के द्वारा अलग अलग फसलों को लेकर गारंटी प्रिक्योरमेंट की बात की गई है, लेकिन क्या वाकई में गारंटी प्रिक्योरमेंट हो पाता है? क्या हम वाकई में किसानों की आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं? ये जो एक असमंजस की स्थिति है उसे हमें समझना होगा और उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। फिर हमारी बात आती है टी इंडस्ट्री की, तो आज अगेन सेकंड रैंक पर है 1.203 मिलियन टन उत्पादन के साथ, और आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक यहां पर इसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 605.90 मिलियन टन हमने जो है आपका प्रोडक्शन ये कह सकते हो टी को एक्सपोर्ट किया है, और ग्रोथ की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले 15.16% यहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, और जो कि आपकी ग्लोबल डिमांड को देखते हुए एक्सपोर्ट जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है यानी कि प्रतिस्पर्धा है उसमें हमारा आपका एक अच्छा खासा सहयोग जो है नजर आ रहा है। स्पाइसेस सेक्टर की बात करेंगे तो अगेन हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर हैं। प्रोडक्शन में हमारा 12 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन हो चुका है, और मेजर स्टेट इसके अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। टोटल एक्सपोर्ट आपका यहां पर 4.52 बिलियन टन यूएस बिलियन डॉलर रहा है, जो कि अगेन यहां पर आपकी ग्लोबल मार्केट के अंदर डोमिनेंस को शो करता है। कॉटन की बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक है, और अगेन यहां पर आपका प्रोडक्शन 21.3 बिलियन नट्स हमने प्रोडक्शन किए हैं, और अगर हम लोग एक्सपोर्ट अर्निंग की बात करेंगे तो 513 मिलियन यूएस डॉलर हमने यहां से आय अर्जित की है, जो कि अगेन यहां पर इंटरनेशनल डिमांड को शो करता है और कोस्टल इकोनॉमी को जो है आपका बढ़ावा देने का काम करता है। कॉफी सेक्टर की बात करेंगे तो अगेन यहां पर 0.36 मिलियन टन उत्पादन रहा, उसमें से 70% हमने जो है आपका 128 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने का काम किया है। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु इसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्टेट है, और अगेन एक्सपोर्ट अर्निंग की बात करेंगे तो यूएस डॉलर आपका जो है 1176.31 मिलियन टन हमने यहां पर जो है आपका मिलियन आपका यूएस डॉलर यहां से एक्सपोर्ट अर्निंग किया है, और इसके साथ यहां पर ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर 12% ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है पॉलिसीज की या आपके इंटीग्रेशन की, किस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर फोकस किया है। तो देखो, अब सबसे पहले तो हम लोग 2026-27 के बजट की बात करते हैं। तो 2026-27 के बजट में भारतीय सरकार के द्वारा हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर फोकस करने की बात की गई है, जैसे कोस्टल एरिया में कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और कैशू जो क्रॉप्स हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, उनके एरिया को और उनकी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगारवुड का जो प्रोडक्शन है, या ये कह सकते हो अगारवुड जो आपके ट्रीज हैं उनका एरिया एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। हिली रीजन्स में आलमंड, वॉलनट और पाइन नट्स का एरिया इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मेन टारगेट यही कि रीजन स्पेसिफिक हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को आपका बढ़ावा दे सके और वहां के किसानों को उनकी रीजन स्पेसिफिक जो जरूरत है या उनके अंदर अप्रोच या फिर ये कह सकते हो वहां की जो पोटेंशियल है, वहां की जो क्षमता है, उसके आधार पर एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा दिया जाए, जिससे डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और वहां के किसानों को एक वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल सकती है। तो बजट की बात करेंगे तो 2013-14 के मुकाबले जो मैंने अभी आपको बताया कि 2026-27 के अंदर आपका 1,30,561 करोड़ रुपए का बजट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको अगेन एक नेगेटिव साइन आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है उसका बजट पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उतना अधिक नहीं बढ़ रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन यानी कि नकारात्मक यहां पर आपका साइन शो करता है। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम आपका साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज में या इनोवेशंस में इतना पैसा अगर खर्च नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम कृषि को आगे लेकर जा सकते हैं। हम बार बार बात करते हैं कि भारत के अंदर हमारी जो प्रिसिजन एग्रीकल्चर है या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरीज को लेकर आना है, लेकिन अगर हम रिसर्च और इनोवेशंस को ही इतना पैसा नहीं देंगे तो किस प्रकार
प्रकार से हम नई इनोवेशंस और नई वेराइटीज या फिर नई जो आपकी टेक्नोलॉजीज है उनको विकसित कर सकते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा अभी रिसेंटली एक बयान भी आया था, मैंने आपके साथ साझा भी किया था कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो रिसर्च का पैसा है वो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी अगेन यहां पर सोचना होगा। फिर हमारी बारी आती है जी किस प्रकार से आपका बजट और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, तो वो आप लोग देख सकते हो, मैंने आपके साथ जो आंकड़े साझे किए हैं उनको आप याद कर सकते हो। फिर हमारी बारी आती है जी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या जो है फोकस रखा है। तो यहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन मिशन के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। उसके साथ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के माध्यम से 2025 से 2031 तक स्कीम को लॉन्च किया गया है कि हमारे पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसकी पर यूनिट एरिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, नई नई वेराइटीज को, नई टेक्नोलॉजीज को हमें इनोवेट करना है ताकि उसके माध्यम से किसानों की फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकें और उनके लिए प्राइस एंड श्योरिटी की भी जो है कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद बारी आती है जी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जो कि आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के माध्यम से ऑयल पाम और ऑयल क्रॉप के जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है नई वेराइटीज के माध्यम से। और यहां पर मेन गोल यही है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, इंपोर्ट को यानी कि आयात के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम की जाए, और इसके साथ साथ हमारी जो रेजिलेंसी है क्लाइमेट के समक्ष जो आपकी प्रतिबद्धता है या फिर उसके अंदर जो आपकी एक प्रकार से रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी आपका बढ़ाया जाए। और अब यहां पर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करें तो उसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि आपकी राइस, वीट, पल्सेस और न्यूट्रिशनल जो क्रॉप है उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर हमारी बारी आती है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जिसके माध्यम से अगेन मैंने आपको कहा था कि पल्सेस यानी कि दालों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं, आपकी वेराइटीज को नई इंट्रोड्यूस करवाकर, टेक्नोलॉजीज को नई इंट्रोड्यूस करवाकर और किसानों को उचित प्राइस दिलवाकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगेन यहां पर एक दोहरी नीति, मैंने आपको बार बार कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी पल्सेस के अंदर अभी रिसेंटली उड़द की दाल है, आई थिंक जो मसूर की दाल है, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आपकी जीरो की गई है। माफी चाहता हूं, एक दो शब्द यहां पर आपका हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, लेकिन दालें हैं 2 या 3, उनके ऊपर अभी रिसेंटली इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आपकी क्या की गई है, जीरो की गई है। फिर हमारी बारी आती है तो आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जो कि ऑयल पाम और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और हमारे देश को 2030-31 तक एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाकर, यानी कि हमारा जो एरिया है खाद्य तेलों में उसको बढ़ाकर, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, और उसके साथ साथ यहां पर मेन टारगेट है कि हम लोग क्वालिटी सीड को उपलब्ध करवाएं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को आपका उपलब्ध करवा पाएं, और इसके साथ साथ किसानों की आमदनी हम लोग आपकी जो है बढ़ा पाएं विद एक इफेक्टिव प्राइस जो है आपका किसानों को उपलब्ध करवाकर। अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट आपके सीड, सॉइल और इरिगेशन को लेकर। तो सीड विलेजेस आपके यहां पर बनाए गए हैं। देखो, बिना एक उचित या ये कह सकते हो कि उच्चतम गुणवत्ता के बीज के हम लोग एक अच्छा उत्पादन जो है यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो उसको यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसानों तक उच्चतम गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो पाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मार्केट के अंदर न्यूनतम गुणवत्ता के बीजों के होने के कारण किसानों के उत्पादन के ऊपर काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान इतनी मेहनत से एक बीज को लगाता है, 6 महीने के बाद उसको पता चलता है कि बीज तो खराब था। अब उसकी 6 महीने की मेहनत तो जाया गई गई, और साथ में उसको एक इफेक्टिव यहां पर आपका प्राइस भी नहीं मिल पाया, और एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर कि उसका उत्पादन भी नहीं हुआ, और किसान के लिए जो आपका कर्जा लिया हुआ था उसने वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो देश की इकोनॉमी तो गर्त में जाएगी जाएगी, और किसान भी यहां पर उसकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। तो इसलिए यहां पर सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि 6.85 सीड विलेजेस को यहां पर आपका जो है फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर आपके सीड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। और मिड नवंबर तक आपका सोइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करें तो आज हमारी भारतीय मिट्टी के अंदर माना जा रहा है कि 68% सोइल में नाइट्रोजन की कमी है, और दूसरी तरफ हमारा 48% सोइल के अंदर लगभग आपका ऑर्गेनिक मैटर जो है या ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसकी कमी नजर आ रही है। और जिसके चलते हमारे जो देश के अंदर खासकर आज फर्टिलाइजर्स का एक इम्बैलेंस या ये कह सकते हो कि असंतुलन प्रयोग जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से मिट्टी, हवा और पानी का प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ में मिट्टी का स्वास्थ्य भी लगातार खराब होता जा रहा है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 2025 तक, लगभग 25.5 करोड़ जो है इश्यूज किए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी किसानों को जमीनी स्तर पर समझाना, उनके लिए बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम को रन करना जरूरी है, ताकि किसान इन सभी चीजों को समझकर अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर सके, और हमारी मिट्टी की गिरते हुए स्वास्थ्य को तो बचा ही सकते हैं, साथ में जो असंतुलन प्रयोग आपका किया जा रहा है उसको कम किया जा सकता है, और हमारी
हमारी जो उर्वरकों के ऊपर निर्भरता है उसको कम कर कर हम लोग किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। इरिगेशन के तहत अगर हम बात करें तो आज हमारा 55.8% एरिया आपका जो है इरिगेशन के अंदर कवरेज किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि आज हमारे देश के अंदर 40% से ऊपर एरिया ऐसा जो रेनफेड के अंतर्गत आता है। रेनफेड का मतलब है जहां पर केवल बारिश के ऊपर आधारित ही खेती की जाती है, और बारिश अगर नहीं होगी तो वहां पर खेती करना काफी मुश्किल काम होगा। तो इसलिए इरिगेशन के एरिया को एक्सपेंड करना जरूरी है। तो उसमें कोशिश के तहत अभी तक आपको पता होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक योजना है जिसके माध्यम से हमारा एरिया ऑफ इरिगेशन को इंक्रीज किया जा रहा है। इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव किया जा रहा है। इरिगेशन के अंदर जो वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के साथ साथ उसकी जो वाटर की क्वालिटी और वाटर जो इंप्रूव्ड क्वालिटीज वाटर को कैसे उपयोग में लाना है, आपकी माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को कैसे हम इंप्रूव करके और जो आपका यूज ऑफ वाटर है उसको कम कर सकते हैं, या ये कह सकते हो कि जो आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो उनके ऊपर आपका पूरा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आपका टारगेट है जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से आपकी जो सीड की क्वालिटी और सीड की जो सप्लाई है उसको इफेक्टिवली मेंटेन किया जाए, किसानों तक बेहतर क्वालिटी के जो बीज हैं उनको उपलब्ध करवाया जाए। और नेक्स्ट आपका टारगेट है इट आल्सो वर्क्स टू मॉडर्नाइज द सीड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग टेस्टिंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेज द एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्निक अक्रॉस द सीड वैल्यू चेन। मतलब सीड वैल्यू चेन का मतलब है कि यहां पर सीड के प्रोडक्शन को लेकर, सीड की नई वैरायटी को प्रोडक्शन से लेके उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी टेस्टिंग है, उसकी स्टोरेज है और उसके बाद उसको फील्ड तक पहुंचाना है, उस पूरी वैल्यू चेन के माध्यम को हमें पूरा का पूरा एक ऑनलाइन इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली साथ ही एक पोर्टल डेवलप किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, जिसका मेन टारगेट यही है कि किसानों तक उत्तम गुणवत्ता का जो बीज है वो उपलब्ध हो पाए। लेकिन यहां पर जरूरी है कि उसका डिजिटलाइजेशन तो किया जा चुका है, लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन करना भी बहुत जरूरी होगा। फिर बारी आती है जी सॉइल हेल्थ कार्ड। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इसके माध्यम से आपकी मिट्टी की जांच की जाती है। इसके अंदर 12 पैरामीटर की जांच की जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन। और इसके माध्यम से आपका 2 साल के बाद रिपीटेशन के अंदर फिर से सॉइल की जांच की जाती है और किसानों को केवल उनकी नीड के आधार पर ही उर्वरकों को प्रयोग में लाना है, इनपुट कॉस्ट को यूज करना है ताकि लागत कम भी हो सके और साथ साथ में किसानों की जो लागत के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर उनका जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसको भी इंप्रूव कर सके। फिर बारी आती है जी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहां पर माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करना है और वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है और उसके साथ साथ में जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है उनको प्रमोट करना है। यहां पर मेन टारगेट जो है सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। फिर हमारी बारी आती है जी क्रेडिट और मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर। तो क्रेडिट डिस्बर्समेंट का मतलब है कि किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, जैसे लोन जो है उसके माध्यम से किसान क्या कर सकते हैं, अपनी जेब जो खर्च है या ये कह सकते हो कि जैसे फसल को उत्पादन करने के लिए उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक किसान को जो इनपुट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है या जो मशीनों को दुरुस्त करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है या जो किसानों के द्वारा अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की उसको उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें 28.6 लाख करोड़ रुपीस जो है क्रेडिट डिस्पर्स किया गया है। अब क्रेडिट की जरूरत इसलिए भी होती है कि किसान को चाहे इनपुट कॉस्ट की बात करें या किसी भी प्रकार से अगर कोई चीज को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी होगी। तो उस फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए क्रेडिट डिस्पर्समेंट की यहां पर बात की जा रही है, जो कि केसीसी के माध्यम से हमारे भारत के अंदर की जाती है। और केसीसी अकाउंट की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2025 तक 7.72 करोड़ आपके केसीसी के अकाउंट आपके बनाए जा चुके हैं या फिर उपलब्ध हो चुके हैं, या ये कह सकते हो जिनके माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर जिनके माध्यम से आपको पता होगा 2014-15 से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी और इसके माध्यम से रेंटल बेसिस पर मशीनरीज और इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं किसानों को। और 2025-26 तक लगभग 27,554 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं, जहां पर किसान जो मशीनरीज को परचेज नहीं कर सकते हैं यहां से एक इफेक्टिव प्राइस पर रेंटल बेसिस पर उन मशीनरीज को ले सकते हैं और अपने खेतों में उनका काम लिया जा सकता है, जिससे हमारे देश का मैकेनाइजेशन तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो प्रिसिजन आपका फार्मिंग का एरिया है उसको भी एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो इनपुट है उनको एफिशिएंटली यूज किया जाए और हमारे देश के किसानों को और ज्यादा सक्षम बनाया जाए और जो लेबर डर्जरीज है उसको कम किया जाए। इसके साथ लाइव स्टॉक की बात करेंगे तो लगभग 125 करोड़ यहां पर फुट एंड माउथ डिजीज के लिए 2020 से लेके अब तक वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। यानी कि वैक्सीनेशन मतलब आपको पता होगा कि बीमारियों के लिए खासकर जो वायरल डिजीज होती है उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है, वो वैक्सीन यहां पर दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 2024-25 की बात करें तो उसमें लगभग 88.32 मिलियन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पशुओं को उपलब्ध करवाया गया। ये कह सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से ब्रीडिंग को आपका इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, जो हमारी भारतीय गाय है या पशु है, उनके अंदर बेहतर और उत्तम गुणवत्ता के आने वाली जनरेशन को उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है और वो आपका सक्षम हो पाया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम
माध्यम से। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी किसान क्रेडिट कार्ड। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है कि एक स्कीम है जो कि हमारे किसानों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है अलग अलग स्टेज पर जो फार्मिंग के अंदर। अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि मेन यही टारगेट है कि टाइमली और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सपोर्ट जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। और इसमें कोशिश भी की जा रही है कि एक तो फ्लेक्सिबल और आपकी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को फॉलो यहां पर जो है किया जाए ताकि किसानों को इस लोन को लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेनली एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो कि किसानों को कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस द मार्केटिंग लोन, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउसहोल्ड एंड वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट एंड एक्टिविटीज अलाइड टू द एग्रीकल्चर। मतलब ओवरऑल यहां पर एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के साथ साथ जो पर्सनल एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के ऊपर। अब इसका यहां पर मेन टारगेट है कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर एक सस्टेनेबल अप्रोच के माध्यम से टिकाऊ खेती की ओर हम लोग कैसे अगर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, हमारी बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है। हम लोग एक सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर आपका डिपेंड हो चुके हैं, राइस वीट के ऊपर, जिसकी वजह से ना कि केवल प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि हमारी बायोडायवर्सिटी को भी बहुत ज्यादा खतरा यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले समय में भी उतना ही प्रोडक्शन, उतनी ही प्रोडक्टिविटी हमारी जो है मेंटेन रहे। तो उसको लेकर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर जो है भारत को किया जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब यहां पर क्या है कि एक ऐसी केमिकल फ्री फार्मिंग जिसके जो जुड़े हैं वो हमारी इंडियन फार्मिंग या इंडियन ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें आपकी मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए इकोसिस्टम, रिसोर्स रिसाइकलिंग और ऑन फार्म जो रिसोर्स है उनको ऑप्टिमाइज करते हुए हम लोग कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से इसकी कोशिश की जा रही है और इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से भी नेचुरल फार्मिंग का एरिया एक्सपेंड किया जा रहा है। और अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 17,632 क्लस्टर्स बनाए जा चुके हैं। 6.39 लाख हेक्टेयर एरिया नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आ चुका है और लगभग 15.79 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचाया जा चुका है, या ये कह सकते हो कि इतने किसान प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ चुके हैं और इतना एरिया आपका प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अभी तक आपका एक्सपेंड किया जा चुका है। बात करें यहां पर किसान कॉल सेंटर की, जिसके माध्यम से किसानों की क्यूरीज को सोल्व आउट किया जाता है, तो लगभग 30.65 लाख क्यूरीज 2024-25 के अंदर सोल्व आउट की गई है अलग अलग किसानों की। ऑयल सीड के एरिया की बात करें तो 2014-15 से लेकर 2024-25 तक लगभग 18% एरिया इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन 55% हो चुका है और प्रोडक्टिविटी में लगभग 31% की आपकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इसके साथ साथ जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके माध्यम से भी हमारा अगस्त 2025 तक माना जा रहा है कि लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपीस बचाए जा चुके हैं, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है कि हमारे पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मिक्सिंग की जा रही है, जिससे आपकी गाड़ियां जो है यहां पर कम पोल्यूशन करें। और इससे फायदा एक तो ये होता है कि पोल्यूशन कम होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और दूसरा ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, क्योंकि इथेनॉल जो है आपकी फसलों के माध्यम से ही आता है, जैसे शुगरकेन है, मेज क्रॉप है, या जो आपकी बाकी आपके सीरियल्स हैं, तो उनके ही फर्मेंटेशन के द्वारा इस इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे किसानों की आमदनी के ऊपर भी असर पड़ेगा और साथ में जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री से, उनके ऊपर जो निर्भरता है वो आपकी कम हो जाएगी। अब वहीं अगर हम बात करें तो आपका जैसे मैंने अलग अलग माध्यम से बताया कि क्वालिटी सीड एंड सॉइल हेल्थ, फार्मल क्रेडिट सपोर्ट आपका है, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज सपोर्ट है, इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, मिशन मोड अप्रोच है। तो ये सारा का सारा आपका कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ साझा किया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और फार्मर वेलफेयर और सपोर्ट की बात करें, इसके साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। देखो यहां पर एमएसपी की बात की जा रही है कि लगभग आपको पता होगा हमारे देश के अंदर अभी 25 क्रॉप के लिए आपका एमएसपी उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन ये 25 कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 22+1 और प्लस में आपका 2 और हो जाती हैं, ठीक है। वैसे तो 22 क्रॉप के लिए एमएसपी उपलब्ध करवाया जाता है और ये कहा जा रहा है कि उनकी 1.5 लगभग 1.5 गुना कॉस्ट हम लोग जो है किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर किसानों को केवल 6% किसान ही है जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, और वो भी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, और वो भी केवल गेहूं और चावल की फसल के लिए दिया जाता है। बाकी फसलों के लिए एमएसपी हमारे किसानों को उतना नहीं मिल पाता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो जिसके माध्यम से 4.27 लाख करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। 22वीं इंस्टॉलमेंट अभी किसानों को उपलब्ध करवाई गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री
किसान मानधन योजना, जिसके माध्यम से आपके 24.95 लाख किसानों को एनरोल किया जा चुका है 2 फरवरी 2026 तक। ये एक पेंशन योजना है जिसके माध्यम से किसानों को 60 साल की उम्र के होने के बाद 3,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इसमें जुड़ सकते हैं। उनकी 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में आपकी ईएमआई माफी चाहता हूं, एक इंस्टॉलमेंट जो है उनको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब 60 साल की उम्र के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपए प्रति माह एक पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि एक अच्छी योजना है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करेंगे तो जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का आपका जो है बीमा किया जाता है, और इसके तहत किया जा रहा है कि लगभग 4.19 करोड़ किसानों को इंश्योरेंस किया गया था और लगभग 6.2 करोड़ हेक्टेयर एरिया इसके अंदर कवर किया जा चुका है। और बात करें 2016-17 से तो लगभग 86 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की गई हैं और जिसके माध्यम से 1.9 लाख करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो डिस्बर्स किया गया है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, क्योंकि अभी बार बार आंकड़े सामने नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों से किसानों का जो दर है इसमें एनरोल करने का वो डिक्रीज हो चुका है। और दूसरा एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर किसानों को जो क्लेम मिलता है, खासकर हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर या कई जगह पर देखा गया कि अलग अलग जगह पर क्लेम उनको समय पर नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से किसानों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर इनकम सपोर्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस प्रकार से एमएसपी के माध्यम से, क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से और आपका कोऑपरेटिव सपोर्ट जो यहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोऑपरेटिव सपोर्ट क्या है तो एक बार आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज गांव के लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके संस्थान होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट उपलब्ध करवाते हैं और फाइनेंशियल सर्विस आपका जो है गांव के लोगों को उपलब्ध करवाते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर अपनी डेली ये कह सकते हो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अब देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज है उनका डिजिटलाइजेशन हो चुका है और लगभग 67,930 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का इसमें डिजिटलाइजेशन हुआ है और लगभग 54,150 ऑन बॉर्डर इसके अंदर डिजिटलाइज की जा चुकी है। मतलब टोटल इतनी है, इसमें से इतनी का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो न्यू कोऑपरेटिव लगभग 18,183 कोऑपरेटिव्स को एड ऑन किया जा चुका है। और ग्रेन स्टोरेज एक्सपेंशन की बात करें तो आज हमारे देश के अंदर कोशिश की जा रही है कि आपका ग्रेन का यानी कि जो अनाज है वो आपको पता है हार्वेस्टिंग के बाद सड़ जाता है, गल जाता है और कई बार किसान उसको जब उसी समय बेचता है तो उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, यानी कि कम कीमत पर बेचना पड़ता है, तो वो बेचना ना पड़े इसके लिए सरकार के द्वारा आपकी स्टोरेज की फैसिलिटीज को उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। स्टोरेज एरिया एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से, ताकि वहीं पर किसान अपनी फसल को स्टोर कर सके और जैसे ही उनको उचित दाम मिले उसके ऊपर उनको बेचकर वो एक अच्छी खासी आमदनी को यहां पर अर्जित कर सके। यही आपका कोऑपरेटिव और एक प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यहां पर रोल कह सकते हो। अब बात आती है मार्केट रिफॉर्म या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मंडी के अंदर किस प्रकार से आपका कोशिश की जा रही है। तो आपको पता होगा अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 49,796 रन किए जा रहे हैं और उसके लिए लगभग 4,832 करोड़ रुपए जो है डिस्बर्स किए जा चुके हैं। और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 2,193 करोड़ रुपए जो है डिस्बर्स किए जा चुके हैं। और वहीं पर डिजिटल मार्केटिंग जिसके माध्यम से ई नेम एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है और सभी मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि किसान इसके अंदर आपका अपनी फसल को किसी भी राज्य से कहीं भी बेच सके। तो इसके अंदर लगभग 1.8 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं और 2.72 लाख ट्रेडर यानी कि व्यापारी जुड़ चुके हैं और लगभग 1656 मंडियों को अभी तक इसके अंदर ऑनबोर्ड किया जा चुका है। और एफपीओ की बात करें जिसके माध्यम से आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें किसानों का समूह होता है, किसानों का ग्रुप होता है और उनको बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है, या लगभग कह सकते हो कि 10,000 एफपीओ अभी तक बन चुके हैं और लगभग 2,195 फिशरीज एफपीओ बन चुके हैं। अब किसानों के ग्रुप बनाने से फायदा यह हो जाता है कि किसानों का जो बार्गेनिंग पावर होता है बढ़ जाता है, वो एक अच्छा खासा मार्केट दाम ले सकते हैं, अपनी इनपुट कॉस्ट को बचा सकते हैं सभी किसान मिलकर एक ग्रुप के अंदर। क्योंकि अब देखो एक किसान के लिए किसी भी इनपुट को परचेज करना, मशीनरीज को परचेज करना या किसी भी एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी किसान मिलकर उसके ऊपर एक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए एफपीओ को बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से काफी हद तक किसानों को फायदा भी पहुंचा है। अब बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की, तो इसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट शेयर है लगभग 12.91%, यानी कि लगभग 12% लोगों को ये रोजगार दे पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हम प्रधानमंत्री
इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका है हाँ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और आपका प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि आपकी PLI SFI के नाम से जानी जाती है, और प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। तो इन स्कीम्स के माध्यम से अभी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो जैसे आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इस स्कीम के माध्यम से लगभग आपका 1,185 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। और अगर हम प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो इसके माध्यम से आपका लगभग 9,207 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के माध्यम से लगभग 4.4 लाख किसानों की या ये कह सकते हो एप्लीकेशंस इसके अंदर ऑनबोर्ड की गई है, जिसमें से आपका 14.19 हजार करोड़ रुपए का जो लोन है वो डिस्बर्स किया जा चुका है, और 1277 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उपलब्ध करवाया जा चुका है। अब देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान जो संपदा योजना है वो क्या है। इसके माध्यम से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए आपका एस्टेब्लिश किया जाए, उसको जो है आपका आगे बढ़ाया जाए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इट सीक्स टू एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन स्पेनिंग फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल मार्केट एंड द स्कीम एनहेंस द फार्मर प्राइस रियलाइजेशन, मिनिमम पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, promote the value addition and support the income enhancement, and additionally it generate rural employment, increase the processing capacity and strengthening the export competitiveness of the processed food product। अब देखो आपको पता है आपका किसान फसल का उत्पादित कर लेता है, लेकिन उसके बाद फसल या तो समय पर आपकी मंडी में ना पहुंच पाने के कारण या आपके जो ट्रेडर्स हैं या ये कह सकते हो कि जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं उन तक ना पहुंच पाने के कारण काफी हद तक फसल खराब हो जाती है। तो उसको खराब होने से रोकना बहुत जरूरी है, और उसके लिए किया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर ही आपका मंडियों की साथ साथ यहां पर कोशिश की जाए कि पोस्ट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी आपका बनाया जाए। उसके तहत कोशिश की जा रही है कि अलग अलग प्रोडक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं उस रॉ मटेरियल को कैसे हम लोग एक उच्चतम गुणवत्ता के जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ना कि केवल यहां पर आपका उस प्रोडक्ट को खराब होने से बचाएंगे बल्कि साथ साथ में किसानों की आमदनी को भी बढ़ाने में इसमें काफी हद तक सहयोग मिलेगा। और दूसरी हमारी है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव यहां पर आपका प्रोवाइड करवाया जाए ताकि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज किया जाए और उसके अंदर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है, इसके माध्यम से अगेन यहां पर आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से इसको रन किया जाता है। और इसका भी मेन टारगेट यही है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिले और आपका जो फूड वैल्यू एडिशन है उसको हम और इंप्रूव कर पाए, और ये कह सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आपका आगे बढ़ावा दिया जाए। प्रिक्योरमेंट की बात करेंगे तो अभी तक आपका अलग अलग फसलों का जैसे 2025-26 के अंदर प्रिक्योरमेंट वीट का लगभग 300 लाख मिलियन टन किया गया और उसमें लगभग 25 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ। और पैडी की बात करेंगे तो 832 लाख मिलियन टन प्रिक्योर किया गया जो कि 118 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ। और पैडी की अगर हम 2025-26 की बात करेंगे तो अगेन यहां पर आपका 17/11/2025 तक की बात की जा रही है, 243 लाख मिलियन टन मैट्रिक टन जो आपका फसल को प्रिक्योर किया गया था और लगभग 21 लाख किसानों को बेनिफिट हुआ। कोरस सीरियल्स की बात करें 2024-25 के अंदर 11.72 मिलियन टन जो यहां पर प्रिक्योर किया गया। और कोरस ग्रेन और यहां पर आपका मिलेट्स की बात करेंगे तो 16/11/2025-26 की बात करते हैं तो उसमें लगभग 64,365 मिलियन टन आपका जो है फसल का प्रिक्योरमेंट यहां पर किया गया है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी प्रिक्योरमेंट जो है सरकार के द्वारा की जा रही है और अलग अलग फसलों को लेकर भारतीय सरकार के द्वारा एमएसपी के ऊपर खरीद की जा रही है जो कि किसानों को एक अच्छा खासा प्राइस देने में आपका सक्षम हो पा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अभी तक 81 करोड़ लोगों को आपका राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो कि आपका 75% ग्रामीण क्षेत्र की और 50% आपके जो शहरी क्षेत्र की आबादी है उसको कवर कर रहा है। सोच के देखो 150 करोड़ आबादी हमारे भारत देश की और उसमें से भारतीय सरकार का आंकड़ा है कि 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फूड ग्रेन सब्सिडीज के माध्यम से दिया जा रहा है। तो जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देश के अंदर रोजगार और जो खाने की समस्या है वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए उपलब्धता नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। 80 करोड़ से हम 81 से पहुंच चुके हैं और अगर ये आंकड़ा इसी प्रकार से जारी रहता है तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात होगी कि जो एक कृषि आधारित हमारा देश था और जो एक प्रकार से कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी थी उसमें हम रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो काफी हमारे लिए सोचने की बात है, इसको आपका आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हम इंप्रूव कर पाते हैं हमें देखना पड़ेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से लगभग आपका 98.8% आधार कार्ड लिंकेज हो चुकी है राशन कार्ड की, ताकि सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके और जो आपकी अलग अलग स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो यहाँ पर
अगर हम बात करते हैं तो देखो स्टोरेज और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्यम से जो फेयर प्राइस शॉप है उनका जो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ स्केल है उसको भी यहां पर 99% शॉप्स को जोड़ दिया जा चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 267 करोड़ रुपए का डिस्पर्स किया जा चुका है और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन सभी चीजों को डिजिटलाइज किया जा रहा है या फिर आप कह सकते हो कि आपका एक दूसरे के साथ लिंक किया जा रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब देखो ये ओवरऑल सभी स्कीम्स या जिनकी भी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में, उनका मुख्य मेन टारगेट यही है कि किस प्रकार से हम देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसको तो मेंटेन करें ही करें, साथ में हमारे देश की जो इकोनॉमिक सपोर्ट है या ये कह सकते हो कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको इंप्रूव करें, किसानों की आमदनी को बढ़ाएं, रोजगार के नए साधन उपलब्ध करें, लेकिन उसके साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ भी मूव कर रहे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम उसमें एग्रीकल्चर के अलावा जो अलग अलग चीजें हैं उनको हम फोकस कर सकते हैं। जैसे पहला आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टारगेट है SDG 2 जो कि आपका जीरो हंगर यानी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, सोइल हेल्थ कार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल गोल जो 12 है उसको हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के माध्यम से। और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लाइमेट एक्शन को भी यहां पर हम इसके माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर फोकस करता है, तो इसके अंदर हम जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यू एडिशन है, स्टोरेज है और आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट है उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ना कि केवल कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को रोजगार, किसानों की आमदनी को बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे देश की जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको भी इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा जो आने वाले समय के अंदर जीवीए कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का उसको भी इंक्रीज करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम किया जाए, किसानों की वाकई में बातों को सुना जाए, उनके ऊपर किसी चीज को थोप कर हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए बेहतरीन नीति और नियत को कह सकते हो कि बनाना होगा, तभी हम देश की जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको इंप्रूव कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सकता है और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि सेशन के माध्यम से आपको सभी जानकारी अच्छे तरीके से मिल गई होगी। इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और अपने एग्जाम्स के लिए तो बेनिफिट मिल ही सकता है, साथ में अगर आप रिसर्चर्स हैं तो भी आपके लिए काफी इफेक्टिव सेशन रहेगा। इसी प्रकार के और सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी भी हम लोग सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर उपलब्ध हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के सेशन में ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।